दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करूँ तो प्रॉब्लम होगा जी? देखो अपने लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े, फटाफट 2 मिनट का ब्रीफिंग लेते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है? जो कंपनी टोटल खर्चा करे प्रोडक्शन के लिए उसको कॉस्ट बोलते हैं, है ना। टोटल एक्सपेंडिचर जो करे, ये वर्ड याद कर लो, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन जी, वही है कॉस्ट। अब कॉस्ट को ये लोग मेनली 2 कैटेगरी में तोड़ा। बोला एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो हम लोग फैक्टर्स के लिए, आई रिपीट, फैक्टर्स के लिए जो हम लोग बाहर पेमेंट करते हैं, एक्चुअल पेमेंट फॉर फैक्टर्स टू द आउटसाइडर्स, या फैक्टर छोड़ा बोलो इनपुट्स के लिए। कीवर्ड क्या क्या याद रहने के लिए हो गया? इनपुट, एक्चुअल मनी, पेमेंट। जी सर। तो अगला बोला इम्प्लिसिट मनी, एस्टिमेटेड वैल्यू, जो इनपुट्स, अगेन वही इनपुट वर्ड, यहाँ पे आउटसाइडर था, यहाँ पे ओनर आ गया। तो इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर, उसके लिए जो एस्टिमेटेड, एक्चुअल तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई पैसा जाता नहीं है। इंक्लूडिंग, अब ये काम का वर्ड याद रखने के लिए, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम आपको समझाया था वो चौथा फैक्टर तो प्रॉफिट ही है। ठीक है सर। इसके अलावा हम लोग 2 छोटा छोटा वर्ड याद किए थे सर। एक है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब था सर जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है या बिजनेस प्रोडक्शन के कारण सोसाइटी को हैम्पर हो रहा है, उस कॉस्ट को सोशल कॉस्ट जुड़ते हैं जी। बस इतने मेन काम का वर्ड याद किए थे। अगला चीज फटाक से याद किए थे, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। हम पहले ही बोला था फंक्शन का मतलब ही होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। ये कॉमन वर्ड है सारे चैप्टर में। और यहाँ पे किसका किसका रिलेशनशिप बता रहे हैं? कॉस्ट और क्वांटिटी का। क्वांटिटी जितना जितना बढ़ेगा आउटपुट, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। यही हम लोग पढ़े थे जी। एक इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़े थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसके लिए की वर्ड था नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो हम छोड़ रहे हैं उसका कॉस्ट। ये अपने लैंग्वेज में याद कर लो, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम फॉरगॉन कर रहे हैं उसका कॉस्ट। अपने आप को यही अपने हिंदी बंगाली में बोलो, लेकिन ये वर्ड यूज करते हो, मतलब हिंदी बंगाली इंग्लिश मिक्स करके बोलो, आपका काम हो जाएगा जी। नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़े कि अब हम लोग पढ़ते हैं 2 मार्केट है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। हम लोग सिलेबस में शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। तो अब शॉर्ट रन में कॉस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट मतलब जो हम लोग फिक्स फैक्टर्स पे जो खर्चा करते हैं उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और फिक्स फैक्टर किसको बोलते हैं? जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता, विच कैन नॉट बी चेंज विद द आउटपुट। आउटपुट को बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सब। और वेरिएबल कॉस्ट हो गया तुम्हारा जो कॉस्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, तो जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होगा वो वेरिएबल कॉस्ट है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स वेरिएबल नहीं होता, सब वेरिएबल है लॉन्ग रन में, क्योंकि वी कैन चेंज एवरीथिंग इन द लॉन्ग रन। ठीक है। तो यहाँ पे बोला टोटल कॉस्ट किसको बोलते हैं? बोलोगे टोटल कॉस्ट बोलते हैं जहाँ फिक्स और वेरिएबल को ऐड कर ले। तो ये वेरिएबल फॉर्मूला बन गया टोटल कॉस्ट का जी। अब बोला टोटल फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं? जो सारा फिक्स फैक्टर पे हम लोग अप्लाई किए, जहाँ पे आउटपुट डायरेक्टली चेंज नहीं होगा उसके कारण, वो खर्चा डायरेक्टली आउटपुट के कारण चेंज नहीं होता, उसी को टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जैसे रेंट देना जी, जैसे लोन चुकाना, सैलरी देना, ये आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता जी। अब बोला फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल तो हम आपको पहले ही बता चुका था, वो छोड़ दो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर हम बोला था ये देख लो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, तो ये रहा एग्जांपल। और अगर हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाले तो वो चेंज होगा। तो टोटल में चेंज नहीं होता बट पर यूनिट में चेंज होगा। ये बात आपको हम पढ़ाया था जी। फिर हम आपका यहाँ पे पेज नंबर का गड़बड़ हुआ था अपना, नीचे आते हैं अपने लोग, पेज नंबर कहाँ था अपना? ये रहा, नहीं था 6.5, ये रहा। तो टीएससी का डायग्राम ये रहा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस हमेशा बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस, ये पढ़े थे अपने। और फिर अपने पढ़े थे वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं? तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के हिसाब से चेंज हो डायरेक्टली। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सारा वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लो तो टोटल वेरिएबल बनता है। ये टोटल का कोई फॉर्मूला नहीं है, टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है।
ठीक है, जैसे ये रहा चेंज होता रहता है जो पर यूनिट सॉरी वेरिएबल कॉस्ट जो वो है जो चेंज होता रहता है आउटपुट के हिसाब से। हाँ लेकिन एक चीज गौर करने वाला बात क्या सिखाए थे सर, स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ रहा है, हाँ उसके बाद सॉरी स्टार्टिंग में स्लो बढ़ रहा है, उसके बाद तेजी से बढ़ना चालू हो जा रहा है। हाँ यही काम का लाइन याद था, याद रखने के लिए। जी, इसका हम लोग डायग्रामेटिकली ये बात पढ़े थे। इनवर्सली ये रहा एस शेप एस शेप एस शेप एस शेप, उल्टा है इसलिए इनवर्स बोला। इनवर्स माने होता ऑपोजिट, उल्टा। जी तो यहाँ पे इनवर्सली एस शेप है। हाँ तो देख लो स्टार्टिंग में स्लो बढ़ रहा है, फिर तेजी से बढ़ने लग जा रहा है। तो यही होता है टोटल वेरिएबल का डायग्राम। तो फॉर्मूला डायग्राम टोटल का कोई फॉर्मूला नहीं है सर, टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े, लेकिन डायग्राम पढ़े और टेबल पढ़े। तीन चीज पढ़ते हैं बेटा, डायग्राम टेबल फॉर्मूला, डायग्राम टेबल फॉर्मूला। ओके ठीक है ना। और फिर इन्हीं का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। रिलेशनशिप 5 मिनट का टॉपिक है, कुछ है नहीं। हम पहले बोला था सब्जेक्ट में 3 टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर में, डेफिनेशन, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स और फिर रिलेशनशिप। तो डेफिनेशन पहले पढ़ लिए, वो एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। जी उसके बाद पढ़े फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट टर्म पढ़े। हर टर्म का 3 चीज पढ़ते हैं अपने, हर टर्म का फॉर्मूला, मीनिंग, टेबल और डायग्राम, 4 चीज पढ़ते हैं। तो मीनिंग तो ठीक है सर, मीनिंग तो कॉमन सेंस का है, लेकिन मेन 3 चीज पढ़ते हैं, फॉर्मूला, टेबल, डायग्राम, फॉर्मूला, टेबल, डायग्राम, फॉर्मूला, टेबल, डायग्राम, है ना। तो डायग्राम पढ़ लिए सर, टोटल का कोई फॉर्मूला नहीं है, टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन डायग्राम और टेबल है वो दोनों पढ़ लिए। क्या पढ़ते हैं वो ब्रेन में जब तक नहीं रखोगे ना, चीजों में कंफ्यूज रहोगे जिंदगी भर। और ये देखो टोटल कॉस्ट का लेकिन फॉर्मूला है सर, टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जो दोनों को जोड़ के बने उसका तो फॉर्मूला है ना। जी चलो ठीक है सर, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। ये हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, ये हम लोग रिकैप कर लिए। जी अब आ जाए आज के टॉपिक पे। अब इन्हीं का ब्रेकअप पढ़ना। अब अगला टर्म जो पढ़ना है वो क्या है आपका सर, अपने को देखो ये टोटल कॉस्ट वाला बात तुमको पढ़ाई दी हम आपको, ये पढ़ने लायक कुछ नहीं है। रिलेशनशिप बाद में आएगा, पेज नंबर उल्टा सीधा हुआ है। हाँ अब आएगा एवरेज कॉस्ट। तो पहले पढ़ लिए टोटल कॉस्ट, उसका टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिए। अब इन्हीं दोनों का एवरेज पढ़ेंगे, मतलब फिक्स कॉस्ट का एवरेज, वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज और टोटल कॉस्ट का भी एवरेज। 3 चीज का एवरेज पढ़ना है, 3 चीज का एवरेज पढ़ना है। टोटल कॉस्ट का भी एवरेज, टोटल फिक्स कॉस्ट का भी एवरेज और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी एवरेज। और फिर एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है मार्जिनल कॉस्ट। तो फटाक से एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। हम पहले बोला था 3 चीज पढ़ने जी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले पढ़ा है, क्योंकि फिक्स और वेरिएबल को मिला के टोटल बनता है। तो दोनों का अगर एवरेज पता है तो उन दोनों को जोड़ लो तो टोटल कॉस्ट का भी एवरेज आ ही जाएगा। जी देखो यहाँ पे इसीलिए लिखा भी है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वैसे ही एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। ये बात ये कॉपी में जिसका भी बुक है, ये बुक में ठीक से लिखा है, अच्छा लिखा है सर, मेरा ही बुक है। वेरी गुड, जो लिखे हो बहुत बढ़िया की हो। यहाँ पे आपका ये आपका बहुत अच्छा हैबिट है कि आप जो टॉपिक आता है उसी के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हो जी, जो कि आपको क्लैरिटी दे। वेरी गुड। चलो आप एवरेज फिक्स कॉस्ट, मैंने एक बात समझा, एवरेज का मतलब क्या होता है? एक पीस का दाम। दुनिया में किसी भी चीज का एवरेज करने जब बोले ना, दैट मीन वी आर आस्किंग यू पर यूनिट वैल्यू। जैसे हम आपको बोले आप बाजार में 500 रुपया लेकर गए और 50 आम खरीद के लाए जी, तो एक आम का कितना रुपया देकर है? 10 रुपया। बस। हाँ तो ये कैसे निकला सर? टोटल को यूनिट से डिवाइड मार दिए। तो हर एक दुनिया का एवरेज का फॉर्मूला यही है जी। दुनिया में जिस चीज का भी एवरेज निकालो, एवरेज का मीनिंग पहले समझो, पर यूनिट वैल्यू। अब जब एवरेज फिक्स कॉस्ट बोला है तो पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलेगा तो पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जब एवरेज टोटल कॉस्ट बोलेगा तो पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट।
तो यानी हिसाब से घुमा फिरा के एवरेज का मतलब याद करो ना, बाकी तो अगला वर्ड तो वही है जो नाम में ही है। ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए कि एक चीज पढ़ो तो 3 जगह कनेक्ट कर पाओ, तब जिंदगी भर इकोनॉमिक्स याद रह जाएगा। आप एक बात याद रखना, आप लोग को ना वो डिमांड वाला जो चैप्टर है ना, डिमांड और इलास्टिसिटी, हाँ आपका एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद मेरे साथ पढ़ना है आपको। ओके सर। पढ़ा वो होगा, मेरे को पता है वो आप पढ़ चुके, आपको वहां पे शायद डाउट नहीं भी हो, बट एक बार मेरे तरीके से पढ़ना है। ठीक है सर। मतलब कुछ बात को लिंक करके याद करके जिंदगी भर नहीं भूलने वाला, क्योंकि डिमांड और सप्लाई अगर आप भूलते हो कहीं पर भी जाके अपने लाइफ में, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं, इकोनॉमिक्स के साथ टाइम पास किए। कुछ की बातें हैं, उनमें से वो एक की बात है। पूरा दुनिया का इकोनॉमिक्स ही वो 2 टॉपिक पे ही जुड़ा हुआ है। ओके। तो सप्लाई तो अब तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, सप्लाई तो अपने पढ़ेंगे नया चैप्टर। डिमांड एक बार ना अपने रिपीट लेंगे, जरूरी है। आपको आता होगा, मेरे पे हम आप पे डाउट नहीं कर रहे हैं, बट मेरे को मेरे तरीके से एक बार पढ़ाना है। जी सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे सर एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब आ गया, मीनिंग तो आ गया। और आप बोले थे मेन 4 टॉपिक पढ़ने हैं, मीनिंग, फॉर्मूला, डायग्राम, टेबल। तो लो मीनिंग तो हो गया। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला आपको हम जिंदगी भर के लिए याद करा दिए, किसी भी चीज का एवरेज निकालना तो उसको टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, ठीक बात। तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी यानी आउटपुट। तो फॉर्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ डायग्राम पे। ये डायग्राम नहीं है, पेज नंबर कौन सा था ये वाला जो पढ़ रहे हैं, 6.7 है, तो 6.8 देखना पड़ेगा अपने एक बार पेज में। 6.8 का है, 10 है, ये तो 11 है, 14 है, 8 है, ये ना मिल गया 8। तो ये देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरता ही चला जाए। क्यों सर? एक बात समझो, टोटल फिक्स कॉस्ट था 12 रुपया जी मेरे टेबल में। अब बेटा 0 रुपया खर्चा करो तो भी 12 रुपया लगेगा, 0 यूनिट बनाओ तो भी, एक पीस बनाएंगे तो भी 12 लगेगा। जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं ये तो सेम ही रहेगा ना, 2 बनाए तो भी 12 ही लगेगा, 3 बनाए तो भी 12 ही लगेगा, और 4 बनाए तो भी 12 ही लगेगा जी। लेकिन बेटा जी जब इसी का एवरेज कर दो, एवरेज का मतलब क्या, इसको आउटपुट से डिवाइड करना, तो 12 डिवाइडेड बाय 0 नहीं निकलेगा सर, लेकिन 12 डिवाइडेड बाय 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 तो 3, 12 डिवाइडेड बाय 5 तो 2.4, 12 डिवाइडेड बाय 6 तो 2, 12 डिवाइडेड बाय, अगर हम 12 भी कर दे लास्ट 1, जितना ज्यादा हम आउटपुट करते जाएंगे मेरा पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट, यही तो मीनिंग है, पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट गिरता चला जाएगा। लेकिन वो कभी भी 0 नहीं होगा बेटा, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0.000001 आ जाए लेकिन कुछ तो आएगा जी। यानी आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का मीनिंग क्या बन रहा है इस टेबल से, कि सर ये गिरता तो जा रहा है, कभी 0 नहीं होगा। तो ये देख लो, गिरता तो जा रहा है बट कभी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, टच करके प्रॉब्लम हो जाएगा, टच करा के दिखा दिया मतलब आप गलती कर गए एग्जाम। क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि मेरा कोई यूनिट प्रोडक्शन करने का 0 कॉस्ट भी लगा, ऐसा कैसे हो, है ना। तो कभी भी ये टच नहीं हो सकता सर, लेकिन गिरता ही चला जाएगा और उसके जितना क्लोज जा सकता चला जाएगा, ठीक है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मीनिंग क्या है, पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते रहिए। और डायग्राम क्या है कि सर वो गिरता चला जाएगा लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो देखो यही लिखा भी यहाँ पे 2 काम का बात, आप भी गौर करो, AFC स्लोप डाउनवर्ड, क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाएंगे AFC गिरता चला जाएगा। बट ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस टाइप का डायग्राम डिमांड का भी है ना, हाँ इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इसका मीनिंग यही होता है कि वो दोनों एक्सिस से कुछ ना कुछ तो गैप बना के रखेगा। अच्छा। जब आप कुछ भी नहीं बना रहे थे तो भी 12 रुपया लग रहा था बेटा, हाँ मतलब जब कुछ भी नहीं बना रहे थे तब भी 0 कॉस्ट नहीं था।
है ना। और जब एक्सेसिव जितना बना सकते हो उस मशीन से सारा बना लो तो भी जीरो कॉस्ट नहीं हो, यानी ये दोनों एक्सेस से कभी टच नहीं हो। ठीक है जी। बस यही ध्यान लिखना। देखो AFC डज नॉट टच एनी ऑफ द एक्सेस, क्योंकि AFC एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये दोनों एक्सेस की तरफ जाएगा तो सही, इसके नियरर रहेगा, लेकिन कभी उसको टच नहीं करेगा। ओके। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि THC कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना। जी। और Y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं बनाओ तो भी आपका खर्चा लगेगा। मशीन तो ले आए ना, अब मत बनाओ इस महीना, नहीं बनाया तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, बट फिक्स तो लगेगा। अब अगर आप गोडाउन भाड़ा पे ले लियो बेटा, या फैक्ट्री भाड़ा पे ले लियो, रेंट एक फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल है जी। आप भाड़ा पे ले लिया, बस जीरो बनाओ तो भी आपको भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, हाँ लगेगा ही। अकाउंटेंट को रखे हो और इस महीना कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, वो तो सैलरी ले गए, काम नहीं था तो वो क्या करे। लेकिन लेबर का आप बोल सकते हो, जिस महीना काम होगा तब बुलाएंगे, जिस महीना काम नहीं होगा नहीं बुलाएंगे। अकाउंटेंट को नहीं बोल सकते आप ऐसा, लैंडलॉर्ड को रेंट के लिए नहीं बोल सकते आप ऐसा। जी। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी जीरो इवन वी आर प्रोड्यूसिंग जीरो यूनिट। ठीक है, ज्ञान मिल गया, हो गया खत्म। जी सर। अब आ जाओ वेरिएबल कॉस्ट पे, एवरेज वेरिएबल। तो देखो वही डेफिनेशन, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो डेफिनेशन एक ही है, बट वो था पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट, हो गया पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला भी वही है, वहां पे TFC को Q से डिवाइड किए थे, या TDC को Q से डिवाइड कर दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब आ जाओ इसके डायग्राम पे। ठीक, तो देखो आप खुद ही गौर करो, ये आपका TBC का चार्ट था ना, 0, 6, 10, 15, 24, 35 टोटल वेरिएबल कॉस्ट यही था। जी। ABC कैसे निकलेगा? आउटपुट को डिवाइड करके 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। हाँ। ठीक है, 6 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 6। लेकिन 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5। मतलब ABC क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। गिर रहा है। 6 से 5 हुआ, बढ़ना हुआ बेटा। बट ओह सॉरी। 6 से 5 हुआ तो बढ़ना। 1 मिनट रुको, हम लैपटॉप को चार्ज मिला, गिर रहा है। हाँ। ठीक है, चलो फिर 15 को 3 से डिवाइड करो तो सेम रह गया। स्टेपल। लेकिन फिर 24 को 4 से डिवाइड करो तो बढ़ने लग गया सर। फिर 35 को 5 से डिवाइड करो और बढ़ने लग गया सर। मतलब सर ABC पहले गिरेगा, कांस्टेंट होगा और फिर बढ़ने लगेगा। ये टेबल आपको ये समझा, रीजन हम समझाएगा आपको 1 मिनट के अंदर। बट पहले आप डायग्राम को बनाने के लिए टेबल को समझना सीखो। इकोनॉमिक्स में यही आर्ट है, जो जिस दिन सीख गया उसके लिए इकोनॉमिक्स लिखना दुनिया का सबसे आसान टॉपिक होगा। रीजंस आप लोग को याद रह जाएंगे, डोंट वरी। तो पहले टेबल समझो कि सर पहले 6 से 5 हुआ, 5 से 5 हुआ, फिर वापस 6, 7, मतलब पहले गिरा, कांस्टेंट हुआ और फिर बढ़ने लगा। तो देखो डायग्राम वही बन रहा है, गिरा, कांस्टेंट हुआ और फिर बढ़ने लग गया। तो डायग्राम समझ आ गया। ऐसा क्यों हुआ समझा देते हैं कि सर एक पीस रॉ मटेरियल का पहले 6 रुपया लग रहा था, फिर 5 हुआ, फिर 5 ही हुआ, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा आप दुकान में जाते हो और आप जब दुकानदार को बोलते हो हमको 1 kg मटेरियल चाहिए, वो बोलता है 10 रुपया दाम लगेगा। लेकिन जैसे आप उसको बोलते हो 1 kg नहीं, हमको 100 kg चाहिए, वो क्या बोलता है? अच्छा ठीक है 9 रुपया लगा देंगे। या 10 kg चाहिए तो बोलता है 9 रुपया लगा देंगे। आप बोलते हो 50 kg चाहिए, बोलता है अच्छा ठीक है 8 रुपया लगा देंगे। लेकिन उसके बाद आप बोले हमको 100 kg, बोले 8 रुपए से कम नहीं होगा। अरे वो अपना कॉस्ट के नीचे जाएगा क्या? कभी फैक्टर्स के नीचे नहीं जाएगा। वो ऐसे थोड़ी ना, आप जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे वो डिस्काउंट देते तो 0 रुपये में ले आएगा। इतना भी डिस्काउंट थोड़ी दे देगा कि प्रोडक्ट का कॉस्ट 0 रुपये हो गया। नहीं ना, एक लिमिट तक की तो दुकानदार डिस्काउंट दे सकता है ना बेटा। तो जितना डिस्काउंट देना था दे दिया। अब बोल रहा है आप और 100 kg में लो तो भी 8 रुपया लगेगा, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो कांस्टेंट हुआ ना, पर केजी 8 रुपया, मेरा एग्जाम्पल में। उसके बाद सर आप बोले 1000 kg चाहिए, वो बोला अरे इस एरिया में नहीं मिलेगा अब तो रॉ मटेरियल, अब तो दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा और भी खर्चा लगेगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब 8 नहीं, फिर से 8.5। आप बोले अच्छा 5000 kg चाहिए, बोला अरे अब तो दूर का स्टेट से मंगाना पड़ेगा, अब तो 8.5 भी नहीं, फिर से 10 रुपया लगेगा। अब आप उसको बोले हमको 1 लाख kg मटेरियल चाहिए,
वो बोलेगा इंडिया में तो मिलेगा नहीं, फॉरेन से मंगाना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो और अब तो 10 रुपया भी नहीं, अब तो 15 रुपया केजी लगेगा। मतलब स्टार्टिंग में वो गिराया, एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हुआ और फिर से प्राइस बढ़ाने लग गया पर केजी का। एवरेज का मतलब तो यही होता है ना, पर केजी या पर यूनिट जी। तो देख लो, डायग्राम भी समझ में आया, रीजन भी समझ में आया। यही आपका एएफसी भी खत्म, एवीसी भी खत्म। अब आ जाओ टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो यानी एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसका नाम एवरेज कॉस्ट भी होता है। तो सर यहाँ पे टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, मतलब विद पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है ना? ठीक है। और एसी कैसे निकलेगा, मतलब टोटल एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? सर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लीजिए तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, है ना? तो देखो आपका वो था ना 12, 6, 4, 3, 2.4 जो हम निकाला था एएफसी, और एवीसी अभी अभी देखियो 6, 5, 5, 6, 7, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 12 + 6 18, 6 + 5 11, 4 + 5 9, 3 + 6 9, और 2.4 + 7 9.4। तो बेटा ये भी क्या हो रहा है, एसी भी सर पहले गिर रहा है, कांस्टेंट हो रहा है और फिर बढ़ने लग जा रहा है। लेकिन ये जैसे एक चीज खाली डिफरेंस समझना, ये बहुत जल्दी कांस्टेंट हो गया था ना जी, और ये थोड़ा लेट कांस्टेंट हुआ। लेकिन इसका डायग्राम तो इसका भी ऐसे ही बन रहा है, यू शेप, कप शेप बोलते हैं या यू शेप बोलते हैं। ओके। ये जो शेप होता है ना, ये जो शेप, इस शेप का नाम क्या है? यू शेप या कप शेप। कप जैसा है ना देखने में, और यू भी है, तो यू या कप शेप ही है। लेकिन ये बहुत जल्दी गिर के बढ़ने लगा, जबकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम बनाते अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट का, तो हम सर गिराते थोड़ा ज्यादा फिर बढ़ाना चालू करते। हाँ, यही तो यहाँ पे हुआ। यहाँ देखो ना क्या हुआ इस एग्जाम्पल में, 6, 5 सीधा 5 हो गया दोबारा, मतलब बहुत जल्दी एवरेज होके बढ़ने लग गया। तो पर यूनिट जब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, तो बहुत जल्दी गिर के वापस बढ़ने लगता है। और ये क्या हुआ 8, 11, 9, देखो थोड़ा लेट तक गिरा, उसके बाद कांस्टेंट होके बढ़ने लगा। समझ में आया बात मेरा? जी। इसका भी डायग्राम देख लो, पेज नंबर ये कितना था 6.9, तो 6.8 10 का है, 10 ऊपर है। 10 ऊपर है। या ये देखो, ये पहले बहुत गिरा ना, बहुत ज्यादा गिरने के बाद बढ़ना चालू हुआ। वो थोड़ा सा गिरते बढ़ने लग जा रहा था एबीसी का डायग्राम, जबकि एसी का डायग्राम, इसको टोटल एवरेज कॉस्ट बोलो या खाली एवरेज कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। मतलब टोटल एवरेज कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। इसका डायग्राम सर बहुत ज्यादा गिरा फिर बढ़ने लगा। ठीक बात। अब तीनों डायग्राम को एक साथ समझ ले, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे बात कर ले, और मार्जिनल कॉस्ट पे आए और चैप्टर खत्म है मोटा मोटी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ सर, आपका एएफसी का डायग्राम गिरता ही चला गया, और गिरते गिरते गिरते, लेकिन इस लाइन के आसपास आते आते थोड़ा सा कांस्टेंट होने लगा, मतलब जीरो नहीं हो सकता ना, इसीलिए। ठीक है। एबीसी का डायग्राम हल्का सा गिरा और बढ़ने लगा, लेकिन एसी का डायग्राम, मतलब टोटल एवरेज कॉस्ट का डायग्राम, एबीसी के ऊपर भी है और ये बहुत ज्यादा गिरा और फिर बढ़ने लगा। तो ऐसा क्या ऑब्जर्वेशन आएगा इन सबसे? देखो क्या बोला, नंबर 1, एवरेज कॉस्ट कर्व विल ऑलवेज लाई बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट हमेशा एवरेज वेरिएबल के नीचे चला जाएगा, अब ऊपर रहेगा। सॉरी, हाँ। क्यों सर? क्योंकि सर एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स कॉस्ट मिला के एवरेज कॉस्ट बनता है। दोनों को जोड़ के जब कोई चीज बने तो वो दोनों से ऊपर ही रहेगा ना। अगर हम बोले ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, दोनों को जोड़ के अगर 3 बन रहा है बेटा, तो 3 2 से भी बड़ा है, 3 1 से भी बड़ा है ना? तो इसलिए डायग्राम बनाने का लॉजिक क्या बना कि दोनों डायग्राम के ऊपर रहा हो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब अपने मिनिमम पे जाएगा,
वहां पर वो एवरेज कॉस्ट के नीचे आ जाएगा, बिकॉज एबीसी इट्स मिनिमम पॉइंट, एसी इज ऑलवेज फॉलिंग बिकॉज फॉलिंग ऑफ एएफसी। तो बोलना ये चाहता है जब तुम्हारा एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरेगा हाँ तब तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रहा है हाँ और एवरेज कॉस्ट भी गिर रहा है, दोनों गिर रहा है। लेकिन जब ये अपने लोवेस्ट पे है, जब तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे है, जब ये इसको टच करेगा तब, मतलब दोनों एक दूसरे को टच कब करेगा, एएफसी और एबीसी, जब अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम पे होगा। आई रिपीट, तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, देखो मैं अपना लाइनिंग को मिटा रहा है थोड़ा सा, यहां पर गौर करो, ये दोनों एक दूसरे को टच कब कर रहे हैं, पॉइंट बी पर। हाँ, तो पॉइंट बी का है, यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम पे, इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगा। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम पे कब पहुंचेगा, जब वो एएफसी को टच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सर एवरेज कॉस्ट दोनों डायग्राम से ऊपर होगा। हाँ दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को टच कब करेगा, जब वेरिएबल अपने मिनिमम पे होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टिंग में तुम एक चीज गौर कर रहे हो, एवरेज कॉस्ट जो है वो किसके क्लोजर है, एवरेज फिक्स कॉस्ट के डायग्राम के क्लोजर है। हाँ लेकिन एंडिंग में आते आते ये वेरिएबल कॉस्ट के डायग्राम के क्लोजर है, हाँ और फिक्स कॉस्ट से इसका बहुत लंबा गैप हो गया। ये था थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें कोई अगर तुमसे पूछे कि एसी, एबीसी और एएफसी का तीन इंपॉर्टेंट बात बताओ, तो बोलोगे एवरेज को कॉस्ट हमेशा दोनों के ऊपर होगा, वेरिएबल और फिक्स एक दूसरे को टच कब करेगा, जब वेरिएबल अपने मिनिमम पे होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि स्टार्टिंग में एसी और एबीसी एएफसी का गैप छोटा होगा, यानी एसी एबीसी के क्लोजर होगा, लेकिन एंडिंग आते आते उसका एएफसी से गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो एबीसी के क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखना और बोलना एएफसी कभी भी जीरो नहीं है। वो तो अपने पहले भी बोल चुके। तीनों सब क्लियर है? क्लियर। आखिरी बात आ जाओ मार्जिनल कॉस्ट पे, और फिर रिलेशनशिप और चैप्टर खत्म। मेरे को एक बात बोलो, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? आप ये वर्ड का मतलब क्या जानते हो? भाड़ में गया मार्जिनल के साथ कौन सा वर्ड है? हम मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़े, हम लोग मार्जिनल कॉस्ट पढ़ रहे हैं, आगे जाके आएगा मार्जिनल रेवेन्यू, हम लोग मार्जिनल, जब तुम लोग वो प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़े हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी पढ़े हो जी। ये मार्जिनल वर्ड बहुत जगह है। मेरे को सब कुछ छोड़ो, फिर मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक एडिशन, मतलब एक प्रोडक्ट के साथ ऐड हो जाना। वेरी गुड। नहीं, ऐसे बोलोगे, हमेशा ऐसे बोलो, एडिशन टू समथिंग ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग। ओके। एक एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा कितना, ये मेरा लैंग्वेज है, ये कोई बुक में नहीं है। एक एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा कितना, पहले ये लाइन खुद को याद करा। बोलो क्या बोला? एक एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा कितना। हाँ, अब अगर हम बोले हम एक एक्स्ट्रा यूनिट खाएं तो हमको एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितना मिला, वो गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन पे एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितना? अगर हम एक एक्स्ट्रा लेबर लगाएं तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना हुआ, तो मार्जिनल प्रोडक्शन। मतलब पहले मेरे यहाँ 10 लेबर का, पहले हम 8 पीस खाया, अब हम 9th पीस खाया, मतलब एक एक्स्ट्रा पीस खाया, तो एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितना मिला, मार्जिनल यूटिलिटी होगी। जब हम 5 लेबर मिलके 100 पीस बना रहा था, 6 लेबर लगा तो 108 पीस बना, तो एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना? जब हम 10 पीस बना रहा था, मेरा 500 रुपया खर्चा हो रहा था, जब हम 11 पीस बनाया मेरा 540 रुपीज खर्चा हुआ, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना, तो मार्जिनल कॉस्ट। जब हम 5 पीस बेच के 5,000 रुपया कमा रहा था, तो 6 पीस बेचा तो हम 5,500 रुपीज कमाया, तो एक एक्स्ट्रा पीस सेलने से एक्स्ट्रा कमाई कितना, मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना। ऐसे ही इसका मीनिंग, हाउ मच एडिशन ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट, हाउ मच एडिशन ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल का मतलब समझो, और अब मार्जिनल के साथ कौन सा वर्ड लगा है वो उसको क्लियर मीनिंग देगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ, जब हम एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किए।
वही तो बोला, 100 पीस बना रहा था, मेरा 5,000 रुपया खर्चा हुआ। 101 पीस बनाया, मेरा 5,200 खर्चा हुआ। तो एक एक्स्ट्रा पीस बनाया, मतलब एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए मेरे टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, 200। टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ, टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ, 200। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब आप टोटल कॉस्ट का टेबल बनाए होगे, कहाँ है अपना टोटल कॉस्ट का टेबल, ये रहा। जो अगर हम बोले हम एक पीस पे खड़ा है, मेरा टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, 18 रुपया। जब हम 2 पीस बनाए, मतलब एक एक्स्ट्रा आउटपुट किया, तो मेरा टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, 4 रुपीज, 18 से 22 हो गया। जब हम सेकंड से थर्ड पे गया, अगेन एक एक्स्ट्रा पीस बनाया, मेरा टोटल कॉस्ट में कितना है, 22 से 27, 5 रुपया का चेंज। जब हम एक और एक्स्ट्रा पीस बनाया 3 से 4, तो मेरा टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ 27 से 36, मतलब 9 रुपया का। इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एक्स्ट्रा आउटपुट के कारण टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ। बात क्लियर? जी सर। मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम पे आए और टेबल पे आए, 6.11 नंबर पेज का ये रहा। तो देखो पहले फॉर्मूला समझ लो, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। एक बात ध्यान रख लेना तनिष्ठा, जो तुम्हारा एवरेज का फॉर्मूला है जी, वही पूरा जिंदगी में मार्जिनल का भी फॉर्मूला है, बस चेंज का एक्स्ट्रा बटन लग गया। ओके। ऐसे याद करा सकते हो खुद को, तो जिंदगी में मार्जिनल का फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला था ना एवरेज का, टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। जी सर। हम क्या किया, हम दोनों में चेंज का सिंबल लगा दिया, ओके। डेल्टा लगा दिया, डेल्टा। इस सिंबल का नाम है डेल्टा। अगर अपने को मैथ नहीं पढ़ना, अपने को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो इसको बोलते हैं ये चेंज का सिंबल है। डेल्टा माने चेंज। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी, यही हो गया मार्जिनल का फॉर्मूला। समझ में आया? जी सर। एक और बहुत प्यारा फॉर्मूला है मार्जिनल का, और ये भी सब जगह। अच्छा, मार्जिनल का फॉर्मूला सारा जगह कॉमन है। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालने बोलते हैं तो टीयू बाई क्वांटिटी हो जाता है। जब हम मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोलते हैं तो टीसी बाई क्वांटिटी हो जाता है। जब हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालने बोलेगा तो टीआर बाई क्वांटिटी हो जाएगा। जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने बोलेगा तो टीपी बाई क्वांटिटी लेबर हो जाएगा। मतलब सब जगह वही हो रहा है, ठीक है ना? जी सर। एक फॉर्मूला और है, टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस 1। अच्छा। चलो हम समझाते हैं ये फॉर्मूला आपको आराम से अपनी लैंग्वेज में। टेबल कहाँ दिया है, ये रहा। देखो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके समझाते हैं। बेटा जी एक बार यहाँ तक का डायग्राम देखना, मतलब टेबल देखना, टीसी तक का। अगर हम बोले तनिष्ठा हम सेकंड यूनिट पे खड़ा है, मेरा टीसी कितना है, 22। मेरे को थर्ड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला है टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस 1। हमको कौन सा यूनिट का चाहिए, वो हुआ एन। हमको कौन सा यूनिट का आंसर चाहिए था, थर्ड यूनिट का। तो टीसी ऑफ 3 माइनस टीसी ऑफ 3 माइनस 1, यानी हम बोल सकते हैं टीसी ऑफ 3 माइनस टीसी ऑफ 2। हाँ, तो 3 का टीसी कितना है, 27, और 2 का टीसी कितना है, 22। तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा ना। और चाहे तो मेरा वो वाला फॉर्मूला लगा लो, चेंज इन टीसी बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो कितना टीसी में चेंज हो रहा है, 22 से 27 में 5। और कितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, 2 से 3 में 1। तो 5/1 भी 5 ही आएगा। तो दोनों फॉर्मूला का मतलब एक ही है, बट याद रखना एग्जाम में कभी कभी डेटा देगा तो वैसे काम लगाना पड़ेगा। तो मार्जिनल का जिंदगी भर के लिए 2 फॉर्मूला याद कर लो। फिलहाल यहाँ कॉस्ट में करो, टीसी बाई चेंज इन टीसी बाई चेंज इन क्वांटिटी। एक्चुअली में चेंज इन टोटल बाई चेंज इन आउटपुट होता है। और दूसरा फॉर्मूला हो गया टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का मतलब भी हो गया और टेबल भी हो गया। अब आ जाओ डायग्राम पे, आखिरी बात, और मार्जिनल कॉस्ट भी खत्म। मार्जिनल का डायग्राम कहाँ मिलेगा, ये पेज नंबर है 11, तो 12 नंबर देखना पड़ेगा। 14, 8,
ये रहा मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम। नहीं, ये तो रिलेशनशिप है। पेज नंबर 12 ये रहा 13 है, ये तो 12 का है, इसके बाद ये होगा 15 आ गया। देखो ऊपर से पेज नंबर 12 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 11 है, 4 है, 14 है, 8 है, 9 है, 18 है। सर भेजे नहीं होंगे। यही है शायद, यहीं पे लोग समझा दिया। ये रहा मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम भी यू शेप ही होगा। ओके। ये भी गिरेगा और बढ़ेगा, लेकिन इसका भी अगेन गिरेगा बहुत जल्दी लेकिन बढ़ेगा बहुत तेज। ठीक है, तीनों का क्लियर। अब आ जाओ आखिरी टॉपिक पे और चैप्टर खत्म। आपको 3 रिलेशनशिप पूछेगा, टीसी एंड एमसी का रिलेशनशिप और टीवीसी एंड दो चीज का, टीसी एंड एमसी और टीवीसी एंड एमसी दो चीज का रिलेशनशिप पूछेगा। तो पहले आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप। टोटल कॉस्ट का डायग्राम यही है, एस यू इनवर्ट यू शेप। ठीक है, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम यही है। आप एग्जाम में क्या करोगे, जब ये डायग्राम बनाओगे पहले बना लेना टोटल कॉस्ट का डायग्राम, ये बना लिया। अब नीचे बनाना मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम। इससे पहले जब यहाँ जहां ये कांस्टेंट हो रहा है ना, वहां एक पॉइंट ड्रॉ करना और मार्जिनल कॉस्ट को वहीं से ऐसे बनाना, मतलब मार्जिनल कॉस्ट को वहीं फॉल करवाना जहां ये पॉइंट रीच कर रहा है। समझ में आया कैसे बनाए या दोबारा बना के दिखाएं? नहीं समझे। समझे? ठीक है, चलो अब आ जाओ इसके रिश्ते को समझाने पे। बहुत आसान, बहुत आसान। जब मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड स्लो है, when TC is rising but at a decreasing rate, marginal cost will fall. When TC is constant, marginal cost will be at minimum. And when TC is rising at an increasing rate, जब TC बढ़ रहा है तेजी से, marginal cost will also rise. देख लो ये लिखा, मार्जिनल कॉस्ट जब MC इक्वल टू TC कब होगा? जब तुम्हारा TC नहीं, ये लोग गलत लिखा है, पहले तो मार्जिनल का मतलब लिखा है। अच्छा ये सेकंड पॉइंट से, अच्छा पहले वाला लाइन पे पहले मार्जिनल कॉस्ट का मतलब लिखा, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट से रिलेशनशिप लिखा है, व्हेन TC राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन। व्हेन मतलब यानी पॉइंट Q तक, इस पॉइंट को एक नाम दे दिया, इस पॉइंट को एक नाम दे दिया पॉइंट Q। बस यही आपको नया ट्रिक सीखना है। आंसर को इलाबरेट करने का तरीका होता है, पहले एक बार मीनिंग लिख दो, मीनिंग लिखने के बाद आप हर पॉइंट को एक नाम दे दो और वो पॉइंट का नाम पकड़ पकड़ के एक्सप्लेन करो। ओके। तो बोला TC इज डिमिनिशिंग अप टू द पॉइंट Q, TC बढ़ रहा है लेकिन स्पीड बढ़ने का कम है इस पॉइंट से Q तक। तो वी कैन सी कि मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग अप टू द पॉइंट E। इस पॉइंट को ही नाम दे दी, ठीक है, यही MC का मिनिमम पॉइंट होगा। अब बोला आफ्टर पॉइंट Q, एट पॉइंट Q, TC स्टॉप इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब TC कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा थोड़ा सा, तो मार्जिनल कॉस्ट वहीं पे अपने मिनिमम पे होगा। और पॉइंट Q के बाद बियॉन्ड पॉइंट Q, TC इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लगेगा। कितना सुंदर वे में एक्सप्लेन ले लिया। पॉइंट को पहले दोनों बात का मीनिंग लिख दिया, TC और MC का मतलब क्या होता है। उसके बाद बोला हम लोग पॉइंट एक ले लेते हैं पॉइंट Q और मार्जिनल कॉस्ट को एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट E। अब बोला कि जब तक TC पॉइंट नंबर Q तक बढ़ रहा है तब तक TC के बढ़ने का स्पीड कम है, बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड कम है, तब तक MC गिरेगा। एट पॉइंट Q TC कांस्टेंट हो जाएगा, वहीं पर MC अपने मिनिमम पे होगा जो कि पॉइंट E होगा। एंड आफ्टर पॉइंट Q TC विल राइज एट अ इंक्रीजिंग रेट, तो मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लगेगा। बात करना। अब आ जाओ दूसरे रिलेशनशिप के ऊपर, TC और TVC और MC के रिलेशनशिप को।
जो कि आपको यहां से नहीं समझा पाएंगे हम। वो जो एक और डायग्राम था जो दोनों ये रहा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप, और इसी को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का भी रिलेशनशिप बोलते हैं। जब तक एसी गिर रहा है एमसी उसके नीचे है, जब एसी कांस्टेंट होगा एमसी उसको टच कर रहा है, और जब एसी बढ़ने लगेगा एमसी उससे ऊपर है। बस यही रिलेशनशिप कि एमसी इज लेस देन एसी व्हेन एसी इज फॉलिंग। जब एसी गिर रहा है या एवीसी गिर रहा है, एसी और एवीसी एक ही है। जब एसी एवीसी गिर रहा है एमसी उससे नीचे है। जब एसी अपने लोवेस्ट पे है एमसी उसको टच कर रहा है, ठीक है। एंड व्हेन एसी इज राइजिंग एमसी इज ग्रेटर देन एसी। यही इसका रिलेशनशिप है, बात करना। यही बात आपको टेबल में भी समझ में आएगा। इनका एक कंबाइंड टेबल था ना अभी, एसी एमसी वाला। ये देख लो, जब एसी गिर रहा है एमसी गिर रहा है और एमसी से छोटा भी, एसी 5 है तो एमसी 4 है। जब एसी कांस्टेंट हुआ एमसी एसी के इक्वल है, देखो दोनों 5-5 है। देखो यहाँ बताया भी, देखो ये फेस समझाया भी, देखो जब एसी गिर रहा है एमसी इज लेस देन एबीसी। ठीक बात, ठीक। जब एसी अपने लोवेस्ट पे है, एबीसी है कांस्टेंट हो रहा है, तब एमसी एबीसी एक दूसरे के इक्वल है। और यही बात एसी के लिए सेम है, एसी और एबीसी एक ही है। और देखो अब यहां से एबीसी क्या हो रहा है, राइज 5, 6, 7 बढ़ रहा है। तो देखो एमसी भी बढ़ रहा है, 5, 9, 11। देखो ये 6 है तो ये 9 हो गया, ये 7 है तो ये 11 हो गया, मतलब हर बार एमसी बड़ा हो रहा है। यही बात तो आपको हम डायग्राम में समझाया था, तो यहाँ भी समझाया दोबारा। यही बात एबीसी के साथ समझाया, यही बात एसी के साथ समझाया। क्लियर है? क्लियर है। और एक बार टीसी और वो वाला रिलेशनशिप भी है जहाँ टीसी और एमसी है। ये रहा, ये देख लो, टीसी एमसी का रिश्ता में हम 3 बात क्या बोला था। जब टीसी स्लो बढ़ रहा होगा एमसी गिर रहा होगा, जब टीसी कांस्टेंट बढ़ रहा होगा एमसी इक्वल आएगा उसके, एमसी अपने लोवेस्ट पे होगा तब। 3 रिलेशनशिप है ना टोटल और मार्जिनल के बीच में। जब टोटल कॉस्ट के बढ़ने का स्पीड डिक्रीजिंग रेट पे होगा मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा होगा। जब टीसी के बढ़ने का स्पीड कांस्टेंट होगा मार्जिनल कॉस्ट अपने लोवेस्ट पे होगा। और जब टीसी के बढ़ने का स्पीड तेज हो जाएगा एमसी बढ़ने लगेगा। यही बात देखो यहाँ पे, जब ये 12, 18, 22 इसके अभी बढ़ने का स्पीड क्या है, कम बढ़ तो रही है। 12 से 18 हुआ कितना बड़ा, 6। 18 से 22 हुआ कितना बड़ा, 4। यानी जब इसके बढ़ने का स्पीड क्या है, स्लो, तो एमसी क्या हो रहा है, 6, 4 गिर रहा है। लेकिन जैसे इसके बढ़ने का स्पीड तेज हो गया, देखो 22 से 27 फिर 5 बढ़ा, 27 से 36 9 बढ़ा, 36 से 47 11 बढ़ा, तब मेरा मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लग गया जी। यही बात उनके रिलेशनशिप वाला वो टेबल बनाया होगा, वहां समझा रहा होगा। कहीं तो बनाया होगा, पेज नंबर 14 जो था वहां बनाया होगा। यही है तो एसी एबीसी एमसी वाला, ये तो मैं आपको समझा दिया। वो टेबल नहीं बनाया लोग, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये था आपका पूरा मार्जिनल कॉस्ट का कॉस्ट चैप्टर का नोट्स। ठीक ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म कॉस्ट का। तो 3 इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हो, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स